Chapter 1, Basic Concepts in Economics. Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. आज का जो वर्ल्ड है ये साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज मतलब जो खोज है उससे बनाया गया है. Now what is science? Science is the systematic body of knowledge. साइंस ये क्या है? तो ये हमारे पास का जो नॉलेज है उसको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस. साइंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज नेचुरल साइंस एंड द अदर इज सोशल साइंस. Now what is the difference between natural science and social science? Natural science relates to the empirical, that is practical approach to study, and social science is related to the study of human behavior or tendencies. Natural science में क्या है? तो ये जो है वो प्रैक्टिकल से जुड़ा गया है. दैट इज़ जो हम लोग जो लॉज करते हैं या फिर जो मैथ्स का कैलकुलेशन करते हैं जो प्रैक्टिकल है, बराबर है, उसके ऊपर डिपेंड्स है या फिर रिलेट्स है. एंड सोशल साइंस जो है दैट इज़ रिलेट्स टू द ह्यूमन बिहेवियर. इंसान जो है, ह्यूमन जो है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी टेंडेंसी कैसी है, वो किस तरीके से बिहेव करता है. ओके, दैट इज द सोशल साइंस. नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस. इसको दूसरा भी वर्ड है दैट इज द एग्जैक्ट साइंस. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, विच डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज. जो हम लोग जो सॉल्व करते हैं या फिर जो प्रैक्टिकल्स करते हैं, बराबर है, that is the exact science. And social science is also called abstract और behavioral science, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर. सो इट इज़ नोन एज द बिहेवियरल साइंस. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी. साइकोलॉजी मतलब मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. या फिर सोशियोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. मतलब अगर इंसान सोसाइटी में बिहेव किस तरीके से करता है, दैट इज द सोशियोलॉजी. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ नेचुरल साइंसेस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. ये जो नेचुरल साइंसेस के जो लॉज है वो यूनिवर्सल क्या है, एक्सेप्टेबल है. मतलब हर जगह से ओवरऑल क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया गया है. सोशल साइंस में द लॉज ऑफ सोशल साइंसेस आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हर एक ह्यूमन का बिहेवियर इज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से अलग रहता है. नेक्स्ट, their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions. मतलब उन लोग के जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स है, जो कुछ भी लॉज है, जो कुछ भी उन लोग का उन्होंने कुछ जो खोज की है, डिस्कवरीज है, जो वैलिडिटी है उनका, वो जो है वो लेबोरेटरी के अंडर टेस्ट किया जा सकता है. लेकिन सोशल साइंस में ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पिरिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं है, बराबर है, तो एम्पिरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी. मतलब ये जो है बिहेवियर है ये हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. अभी ये इकोनॉमिक्स है, ये इसको किस में कंसिडर किया गया है, तो सोशल साइंस में. ओके,
The word economics comes from Greek word oko, okonomia, which means management of the household. इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से, दैट इज ओकोनोमिया, ये वर्ड से लिया गया है। ओकोनोमिया का मतलब है कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड मतलब क्या, घर। तो घर के लिए क्या किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए, तो दैट इज़ द मैनेजमेंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है ये पूरा हम लोग का जो इकोनॉमिक्स है पूरे कंट्री का, तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो दैट इज द इकोनॉमिक्स। बाय पॉल सैमुअलसन, इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। लेकिन पॉल सैमुअलसन ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस करके रेफर किया है। इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब ये सोशल साइंस है तो वो क्या करता है, तो ह्यूमन बिहेवियर, बराबर है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। इकोनॉमी इट रिलेट्स टू द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का जो ह्यूमन बिहेवियर है या फिर इकोनॉमी के रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से बिहेव करते हैं ये स्टडी करता है। It deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means। मतलब ये जो इंसान है, इंसान की जो wants है, जो चाहत है, जो इच्छा है, वो अनलिमिटेड है, बराबर है। मतलब उसको अगर उसके पास अगर साइकिल है तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास बाइक होना चाहिए। बाइक है तो वो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, उसके वांट्स बढ़ते जाते हैं। पर वो बोलेगा मुझे 4 व्हीलर चाहिए, फिर वो 4 व्हीलर में भी उसको मर्सिडीज चाहिए। मतलब वांट्स आर अनलिमिटेड, बराबर है। लेकिन विद अ लिमिटेड मीन्स, लेकिन उसके पास जो सोर्स है वो पाने के लिए वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो it deals with how the human beings satisfy unlimited wants with a limited means. Now, Kautilya's view on economics. ये है कौटिल्य, that is we known as a Chanakya. Do you know? Kautilya was a great statesman, philosopher, economist and royal advisor during the Maurya period। तो कौटिल्य एक बहुत ही प्रख्यात ग्रेट स्टेटमैन, फिलोसोफर, फिलोसफी बोलने वाले, इकोनॉमिस्ट भी थे, रॉयल एडवाइजर भी थे। लेकिन कौन से पीरियड में, तो मौर्य पीरियड। ओके, ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ चाणक्य और विष्णुगुप्ता। हम लोग उनको चाणक्य या फिर विष्णुगुप्ता के नाम से जानते हैं। कौटिल्य authored the ancient Indian political treatise। treatise मतलब आर्टिकल्स जो रहते या फिर ग्रंथ जो रहते हैं। ओके, उन्होंने क्या किया था, जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटाइज जो था उनको अर्थशास्त्र करके उनको नाम दिया गया है बाय द कौटिल्य। नाउ व्हाट इज अर्थशास्त्र? द अर्थ मीन्स द वेल्थ, मतलब संपत्ति, धन, पैसा। एंड द शास्त्र मीन्स द साइंस, मतलब ये कौन सा साइंस है, तो वेल्थ का साइंस, संपत्ति का साइंस, पैसे का साइंस, शास्त्र। अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing the wealth। now this अर्थशास्त्र, इसमें क्या क्या है, तो साइंस है। किसका साइंस, तो एक्वायरिंग, मतलब एक्वायर करना मतलब कलेक्ट करना, बराबर है। क्या कलेक्ट करना है, तो वेल्थ, बराबर है, पैसा जमा करना, किस तरीके से कौन से सोर्स से, बराबर है। तो ये है, एंड पैसा तो मिल गया, नाउ मैनेजिंग, पैसा है लेकिन मैनेज करना भी ज़रूरी है। सो इट इज़ द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। इसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज। ट्रीटाइज मतलब ही मैंने पहले जैसे बोला कि आर्टिकल है या फिर ऐसे है, ग्रंथ ऑन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन
इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। तो ये क्या है, अर्थशास्त्र इज अ पॉलिटिक इज अ ट्रीटाइज, लेकिन किसके ऊपर बेस है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। नाउ द की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्यास व्यू। अभी ये कौटिल्य ने कुछ तो स्टडी किया है, उसने कुछ तो की पॉइंट्स निकाले हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, तो जो स्टेट है या फिर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका क्रूशियल रोल है, इम्पोर्टेंट रोल उसमें आता है। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का वेलफेयर, वेलफेयर मतलब समाज कल्याण, लोगों का अच्छा करना, बराबर है। ये किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हम लोग के पास वेज है, मीन्स है, बराबर है। जिस तरीके से हम लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, लेकिन किसके लिए ये जो पैसा जमा करना है, किसके लिए, टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, समाज कल्याण करने के लिए, समाज का अच्छा करने के लिए। समाज का अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री का भी अच्छा ही होने वाला है। नेक्स्ट इज नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। तो अच्छा गवर्नेंस करने के लिए, अच्छी देखभाल करने के लिए स्टेट का या फिर इकोनॉमी का, तो उसके लिए हम लोग के पास अच्छी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होने चाहिए, जो अच्छी तरीके का कामकाज कर सके। नेक्स्ट इज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मतलब कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। मतलब कुछ तो आइडियाज हम लोग को लेने चाहिए, किसके लिए, तो अर्थशास्त्र के लिए, मतलब पैसा कलेक्ट करने के लिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थॉट्स। अभी इसमें अलग अलग थॉट्स है। पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, उसमें थॉट्स है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट मतलब एकदम पुराने ज़माने के। ओके, उसमें कौन कौन है, कौन कौन इकोनॉमिस्ट है, तो नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट उसमें कौन कौन थे, तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, टी.आर. मैल्थ्यूज। ओके, ये 18th सेंचुरी के थे। नाउ नेक्स्ट इज 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी पूरा और 20th का फर्स्ट हाफ। ओके, तो इसमें है न्यू क्लासिकल, मतलब एकदम पुराने ज़माने का ख़त्म हो गया, पुराने प्लस नए, ऐसे दोनों मिला के, दैट इज़ द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। उसमें कौन कौन है इकोनॉमिस्ट, तो अल्फ्रेड मार्शल, ए.सी. पिग्यू, आर्विंग फिशर। एंड द थर्ड पीरियड इज द 20th सेंचुरी टिल द डेट। मतलब हम लोग अभी 20th सेंचुरी में चल रहे हैं ना, तो 20th का अनदर हाफ एंड टिल द डेट। उसमें मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज नए ज़माने के, नए विचारों के, नए थॉट्स के, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। उसमें कौन कौन इकोनॉमिस्ट है, तो जेएम केनीज, लियोनिल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुएल्सन। ओके, तो ये थॉट है, ये एकदम पुराने ज़माने के। देन मिडल, दैट इज़ अ न्यू क्लासिकल, इसमें है पुराने प्लस नए। एंड द लास्ट वन इज़ द मॉडर्न, दैट इज उसमें है नए ज़माने के या फिर नए थॉट्स के। तो हम लोग पहले देखते हैं एडम स्मिथ का। ये है एडम स्मिथ, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ओके, तो इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स करके ये वेरी वेल नोन थे, पहचाने जाते थे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ।
वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने क्या किया था, तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट इज डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब वही जो साइंस है, साइंस ऑफ वेल्थ। की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन, अभी उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उसके की पॉइंट्स क्या क्या है। लेसेस फेयर दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। लेसेस फेयर का ही मतलब है नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन मतलब नॉन इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। अरे वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है तो इसका मेन इम्पैक्ट किस पे जाएगा, वेल्थ के ऊपर, बराबर है। सो कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब कंट्री में कैपिटल एंड वेल्थ किस तरीके से जमा हो सकता है या फिर कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये नेचर्स लॉ कौन कौन से है, तो डिमांड है, सप्लाई है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ऐसे बहुत सारे लॉज है जो इकोनॉमिक अफेयर्स को अफेक्ट करते हैं, तो उसको भी हम कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। अगर ग्रोथ करना है, बराबर है, ग्रोथ थियरी का एस्पेक्ट है तो डिवीजन ऑफ लेबर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, लेबर मतलब क्या, लेबर श्रम, हम लोग जो मेहनत करते हैं, बराबर है, तो लेबर का अगर डिवीजन करेंगे तो उससे क्या होने वाला है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, तो इस तरीके से ग्रोथ भी ज़्यादा आने वाले हैं। ओके, सो दैट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ नेक्स्ट इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये अल्फ्रेड मार्शल है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, दैट इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, न्यू क्लासिकल है। उन्होंने क्या किया था, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उनका डेफिनेशन किसके ऊपर ओरिएंटेड है, तो वेलफेयर, वेलफेयर मतलब समाज का अच्छा होना चाहिए। in the books of in the books entitled Principles of Economics published in 1890, मतलब उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। की पॉइंट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, अभी उनका भी जो डेफिनेशन था वेलफेयर के ऊपर डिपेंड, बराबर है, तो उनके भी कुछ की पॉइंट्स है। स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, समाज कल्याण होना चाहिए, वेलफेयर है, तो खाली एक ही पर्सन नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ऑर्डिनरी मैन की स्टडी करके हम लोग को ओवरऑल सबका कंसिडर करना है। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस है मतलब ऑर्डिनरी पर्सन कैसे बिहेव करता है, पैसा रहेगा तो किस तरीके से बिहेव करता है, पैसा नहीं रहेगा तो किस तरीके से बिहेव करता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द बिहेवियरल साइंस। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर वही है कि अगर प्रोडक्शन के लिए मटेरियल है तो किस तरीके से प्रोडक्शन कर पाएंगे, अगर मटेरियल नहीं है तो किस तरीके से प्रोडक्शन कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ अ वेल्थ, खाली पैसा होने से इकोनॉमी फुलफिल है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बराबर है, हर एक जो पर्सन है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, खाली पैसा है, वेल्थ है तो इकोनॉमिक फुलफिल है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज लियोनेल रॉबिन्स।
मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन दिया था। Robbins, in his book entitled An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932, उनका भी एक बुक था जो पब्लिश किया था 1932 में, उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। Mentions about the scarcity oriented definition of economy। अभी इन्होंने क्या किया है, तो scarcity oriented, scarcity मतलब कम, जो कुछ भी मटेरियल है वो अगर कम है, scarcity है बराबर है, तो किस तरीके से इकोनॉमी को अफेक्ट हो जाएगा, दैट इज द scarcity oriented। की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। wants that is ends are unlimited, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमंस है, उन लोग के वांट जो है वो अनलिमिटेड है, बराबर है ना। एक जो इच्छा है वो खत्म होने के बाद दूसरी अराइज हो जाती है, दूसरी खत्म होने के बाद तीसरी, ऐसे जो वांट्स है, जो इच्छाएं है वो बहुत सारे है, अनलिमिटेड है। मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, लेकिन जो मीन्स है, जो सोर्सेस है वो क्या है, वो लिमिटेड है। Wants are gradable on the basis of priority। अभी ये जो wants है उनको क्या करना चाहिए, ऐसे तो wants हम लोग के बहुत सारे हैं, तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी के हिसाब से उसको ग्रेड करना पड़ेगा। मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग पहले सेटिस्फाई करेंगे, उसका समाधान हम लोग पहले करेंगे या फिर उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, एंड द सेकेंड एंड द थर्ड, ऐसे मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से उसको क्या करना है, ग्रेड बनाना है उनका। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब मीन्स के लिए अल्टरनेट यूजेस है। जैसे कि अभी सपोज पैसा है, कोई पैसा है तो प्यास बुझाने के लिए उसको पेप्सी चलेगा या फिर कोक चलेगा, फैंटा चलेगा या फिर वाटर भी चलेगा, बराबर है, पानी भी चलेगा। तो डिपेंड कि कौन सा अल्टरनेटिव यूज करना है। नेक्स्ट इज सर रैगनर फ्रिंज। In 1933, Sir Ragnar Fringe coined the terms microeconomics and macroeconomics। अभी 1933 में रैगनर फ्रिंज ने क्या किया था, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है उसको दो इसमें डिवाइड किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। पहला है माइक्रो एंड दूसरा है मैक्रो। These terms are derived from the Greek word micros and macros respectively। अभी ये जो वर्ड्स है ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, दैट इज द माइक्रोस एंड मैक्रोस। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, माइक्रो मतलब छोटा, बराबर है, एक पर्टिकुलर, एक छोटा सा, स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आते हैं, तो वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी, वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब लार्ज, बिग, बड़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, तो नेशनल इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच इज द बिग कंसेप्ट। थैंक यू।